स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। ग्रेविटेशन, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है, मास, उसके बाद वेट, उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से क्या वो मॉडिफिकेशन होगी। उसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेशर और थ्रस्ट एंड लेटर ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट। उसके ऊपर एक दो जॉइंट न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन हमारे विश्व के अंदर है या हमारे ब्रह्मांड में एक बड़ी बॉडी जो है वो छोटी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिगर बॉडी अट्रैक्ट्स स्मॉलर बॉडी इन दिस यूनिवर्स, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन। अ बिगर बॉडी अट्रैक्ट्स स्मॉलर बॉडी। हम इससे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सूरज है वो धरती से बड़ा है तो सूरज धरती को अपनी ओर खींच रहा होगा, और जो धरती है वो चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशन है। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने क्या पता किया कि दुनिया में हर एक कोई जो दो चीजें हैं आपस में, वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, तो उसको क्या बोला करते हैं, उसको हम बोला करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ क्या फर्क आ जाता है ग्रेविटेशन में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में हम ये बोला करते हैं कि बड़ी जो बॉडी है, बिगर ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, तो वो तो है ग्रेविटेशन। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि हमारे पास कोई भी जो दो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी, 3, 4, 5 कितनी भी हो वो भी करेंगी, बट कम से कम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे ये है एक बॉडी A, दूसरी बॉडी है B, जिसका मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r है। तो जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का वो कितना होगा, कैसे हम निकालेंगे, तो जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती किसके, दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के। दोनों जो वहाँ पे हमारे पास वस्तुएं हैं उनका कितना मास है, कितनी सहती है, उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो वस्तुओं के बीच जितनी दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अगर मैं दोनों को मिला के लिखता हूँ तो वो हो जाएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम एक यहाँ पे g लिखेंगे, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये g क्या है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला करते हैं, सर्वमान्य गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसको बोलेंगे। और ये हमारा आ जाएगा क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना होता है, F G m1 m2 डिवाइडेड बाई r की शक्ति 2 या r स्क्वायर। तो G की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर की 2 किलोग्राम की शक्ति -2। G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 6.67 गुणा 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की शक्ति -2। न्यूटन क्यों, क्योंकि ये जो फिनोमिना था वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और वो जो सेब के पेड़ के नीचे था, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो तब उसके दिमाग में आया कि मेरे को ये फोर्स कितना लगा होगा, तो वो इसने इस तरीके से निकाला है। अब हम क्या पता करेंगे, अब हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा।
दूसरा जो मास है उसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर 12 किलोग्राम, और उनके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं जो दूरी है वो 10 की पावर 5 मीटर। भाई दो मासेस दे रखे हैं m1 m2 और उनके बीच की दूरी दे रखी है 10 की पावर 5 मीटर। आप लोगों को क्या पता करना है, आप लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है दोनों के बीच में। फॉर्मूला क्या लगाओगे, F G m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। इसका मतलब G की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी होगी 6.67 इंटू 10⁻11। m1 दे रखा है 10 की पावर 10, m2 दे रखा है 10 की पावर 12, और बाद में आपको क्या करना है 10 की पावर 5 की शक्ति 2। यहां से कितना आ जाएगा 11, 10 की शक्ति 22, और यहाँ कितना हो गया 10 की शक्ति 5 की वो करोगे 2, 10 की शक्ति कितनी हो जाएगी 10। अब इसको जब हम ऊपर पलट के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻, ये भी 10 किसका हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, और ऊपर कितना है 10 की पावर 22। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्स की 6.67 इंटू 10⁻11 एंड 10⁻11 -10 कितना हो गया माइनस के 21, माइनस के 11, माइनस के 10, माइनस के 21 और 22। अब माइनस के 21 हैं, माइनस के 21 हैं, प्लस के 22 हैं, कितना रह जाएगा प्लस का 1 10 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66.7 न्यूटन। इतना फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास है, और जी की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो याद रखनी है आप लोगों को 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप जी की वैल्यू इंसर्ट करवाओगे। ऐसे ही आप एग्जांपल कर सकते हो कि हमारी सन और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, मून और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर आप पता कर सकते हो कितना फोर्स लगेगा। दूसरी बात ये है कि फोर्सेस हम लोगों के बीच में भी लग रहा है। आप क्लास में बैठे होते हो या घर पे हो तो फोर्सेस आप लोगों के बीच में लग रहा होता है, बट क्या है कि हमारा जो मास है वो बहुत क्या है छोटा है, इस करके हम उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा सबसे कमजोर बल माना जाता है। 4 तरह के बल होते हैं, उन 4 तरह के बलों में सबसे कमजोर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है। लेकिन अगर हमारा, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि हम रात को जब खुले आसमान में देखते हैं तो हमें तारे, चांद, तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम लोगों ने निकाला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स पता कर सकते हैं। हम किन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में भी पता कर सकते हैं, सूरज धरती, सूरज चांद, चांद सितारे, किसी के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स पता कर सकते हैं। और अगर हम अपने क्लासमेट्स के या अपने जो भी हम जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उसके बीच में पता करना चाहें, उसमें भी हम पता कर सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। अब उससे पहले, न्यूटन से पहले भी हम लोगों को जो केपलर हैं उन्होंने कुछ लॉज बताए थे, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जॉन केपलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, फिजिसिस्ट, उन्होंने भी अपने क्या थे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की जो हमारे पास गति है उनके बारे में इसने क्या दिया था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो क्या है, जैसे हम ये कहते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में सूरज है हमारा, सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये अरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद हमारे पास केपलर ने भी ऐसा ही दिया था, लेकिन केपलर ने क्या माना कि जो धरती है वो गोलाकार उसमें नहीं घूमती पथ में, किसमें, अंडाकार पथ पे घूमती है। तो ये किसने बताया था, केपलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो सन है हमारा वो यहाँ पे है। अंडे की शेप आप लोगों को पता है अंडा कैसा होता है,
तो जो सूरज यहाँ पे रखा हुआ है और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, अर्थ की पोजीशन आप यहाँ मान सकते हैं, इसके चारों तरफ घूम रही है। तो जो सन है हमारा वो कहाँ पे है, वो फोकस पे है और धरती उसके चारों ओर अंडाकार पथ पे घूम रही है, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और पहले हम ये माना करते थे कि वो वृत्ताकार पथ पर, गोलाकार पथ पर घूम रही, बट ऐसा नहीं है। वो क्या है, सूरज हमारा फोकस पे है और जो धरती है हमारी वो क्या है, जो धरती है वो अंडाकार पथ पर घूम रही है। ये उसका क्या था, पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या था उसका, दूसरा नियम ये था कि मान लो धरती थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी, फिर थोड़ी देर पहले यहाँ चली गई, तो ये कुछ एंगल बना और ये हमारे पास कुछ क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मैं मान लो धरती थोड़े टाइम पहले पी पे थी, फिर वो क्यू पे पहुंच गई, ठीक भाई, घूम के मान लो कि जुलाई अगस्त की बात करें या हम नवंबर दिसंबर की बात करें, तो मान लो किसी पॉइंट पे अक्टूबर के महीने में वो पी पर थी, फिर वो घूमते घूमते मान लो दिसंबर के महीने की बात करें, वो क्या कहाँ पहुंच गई, क्यू पे पहुंच गई। तो इस दौरान हमारा धरती ने जितना भी यहाँ एरिया उसने स्वेप किया है, जितना क्षेत्रफल यहाँ बनेगा, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद भाई मान लो कि फिर गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी आने के बाद मान लो किन्हीं दो पोजीशन पे वो कहाँ थी, यहाँ थी, इसका नाम मैं आर रख देता हूँ, इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, टी रख देता हूँ। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जितना क्षेत्रफल धरती यहाँ पर पूरा करती है उतना ही क्षेत्रफल धरती यहाँ पर पूरा करेगी। जितना क्षेत्रफल इन दो पॉइंट्स के बीच में पूरा करती है उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पूरा होगा। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जो उसकी रेडियस है घूमने की, जो रेडियस है घूमने की, उसकी शक्ति 3 प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। यानी कि धरती के घूमने की जो रेडियस का क्यूब होगा वो उसके घूमने के समय के वर्ग के समानुपाती होगा। धरती के घूमने की जो त्रिज्या है, ये वाली चीज जो है, या ये वाली चीज ले लो, ये वाली चीज या ये वाली चीज, इसका जो हमारे पास घन होगा वो किसके, जो समय उसने लिया उसके समय के वर्ग के समानुपाती होगा। ये किसने बताया था, ये हमारा जॉन केपलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। 3 लॉ हैं, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। पहला तो ये है कि सन हमारा फोकस पे है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे उसके चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई प्लैनेट है, अर्थ जैसे है हमारा, जितना क्षेत्रफल यहाँ वो निकालता है इतना ही क्षेत्रफल बाद के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में निकालेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा प्लैनेट घूम रहा है उसका जो क्यूब, उसके जो त्रिज्या का क्यूब होगा वो किसके, उसके जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, जितने समय में वो चक्कर पूरा करता है उसके वर्ग के समानुपाती है। ये किसने बताया था, केपलर ने बताया था। अब और बात की, जैसे हम सोचते हैं कि हमारा जब एप्पल गिरा था तो एप्पल धरती की तरफ आया, तो क्या धरती भी एप्पल की तरफ आई थी? हाँ, धरती भी एप्पल की तरफ खिंचती है, लेकिन हम यहाँ पे उसको देख नहीं पाते। क्यों? देखो, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, हम F = ma, तो ma, एप्पल हमारा नीचे गिरा तो उसमें एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन कितना होगा इस फॉर्मूले से देखोगे तो F/m, और F दोनों के बीच में बराबर ही होगा, चाहे धरती सेब को खींचे और चाहे सेब धरती को खींचे, फोर्स बराबर ही लगेगा। लेकिन आपको पता है कि सेब हमारा 100 ग्राम का होता है या 50 ग्राम का हो सकता है, तो सेब का वजन कम है, इस करके हम उसका त्वरण देख पाते हैं, एक्सेलरेशन देख पाते हैं उसको नीचे आते हुए। लेकिन अगर मैं यही फॉर्मूला धरती पे लगाता हूँ तो मास ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है, 10⁻24 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा वजन है धरती का, इस करके हम धरती को ऊपर जाता हुआ नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन वहाँ भी होता है, फोर्स दोनों बराबर ही लगते हैं। तो इस करके कंफ्यूज नहीं होना कि फोर्स अलग अलग लगता होगा, अलग अलग फोर्स लगता तो जैसे हमारे बीच में और सूरज के बीच में फोर्स लगता है तो सूरज हमसे बड़ा है परंतु धरती छोटी है। अगर सूरज ज़्यादा जोर से हमें खींचता तो हम किस में चले जाते, सूरज के अंदर ही चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस करके आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है
वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इस करके वो क्या है, रेस्ट की कंडीशन पे रहते हैं, अपनी पोजीशन वहाँ से चेंज नहीं करते। अब हम बात करते हैं मास। मास क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को मास कहते हैं या संहति कहते हैं। इसको लेटर हम एम से लिखा करते हैं। एम को हम ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल में माप सकते हैं। तो मास क्या है, मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज मास। मास हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता और मास हमारा कभी भी नहीं बदलता। तो मास क्या है, किसी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा है वहां पे उपस्थित, उसको बोला करते हैं मास। मास को किससे मापा जाता है, मास को फिजिकल बैलेंस में मापा जाता है। जो आप लोग तराजू देखते हो, तकड़ी देखते हो, तो वो क्या है, दैट इज ए मेजरमेंट फॉर मास। तो मास की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कि मास हमारा कभी बदलता नहीं, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, और मास को हम फिजिकल बैलेंस से मापते हैं, और मास की जो यूनिट है वो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं और वो सिर्फ अपने वेट के कारण, वजन के कारण ही नीचे आती है, तो उसको क्या बोला करते हैं, फ्री फॉल बोला करते हैं। कि वस्तु पे सिर्फ कौन सा बल लग रहा होता है, धरती उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, सिर्फ वही बल कार्य कर रहा होता है, उसको क्या बोला करते हैं, फ्री फॉल। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा हमारा वो क्या होगा, उसको हम लिखा करते हैं F इज इक्वल टू mg। g क्या है, यहाँ पे जो g हमने यहाँ पे लिखा है वो है एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर देखो हम लोगों ने जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर सेकंड लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ में हम लोगों ने बताया कि F इज इक्वल टू ma होता है। a क्या था, एक्सेलरेशन था। तो जब हम कह रहे हैं कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो अब कौन सा हमने a को g से ही बदला है, बाकी कुछ ज़्यादा सारा काम नहीं किया है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या किया है, ma भी लिख सकते थे, लेकिन g हम एक ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको बताने के लिए g का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये g कितना होगा हमें नहीं पता है, हम लोगों को ये क्या है, निकालना है। तो अभी हमें एक फॉर्मूला पता चला जिसका नाम है F इज इक्वल टू mg, और ये किसको बताएगा, ये हमारा वेट को बताएगा। तो वेट की डेफिनेशन भी यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। वेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेट इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसको क्या बोला करते हैं, वजन या भार कह सकते हैं। तो भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अब देखो उस वस्तु के बीच में और धरती के बीच में बल लगेगा, जरूर लगेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा हमारा g m, और मैं मास ऑफ अर्थ के लिए बड़ा m ले लेता हूं, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r क्या है, उस छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु के बीच में लगने वाला बल। अब जब हम कह रहे हैं कि दोनों बल बराबर होंगे, तो बराबर रखने से हमें क्या मिलेगा, mg इज इक्वल टू g m स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्मॉल m से स्मॉल m हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो g की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, जी m बाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे धरती के लिए g की वैल्यू पता करना चाहें, तो g जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की -2, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर, और अगर मैं कैपिटल M की बात करूं तो वो है 10⁻24 किलोग्राम। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद मेरे g की जो वैल्यू आती है छोटे g की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, स्मॉल g है, जिसको बोला करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अगर अब हमें भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपके पास संहति है m है, उसको क्या करना है, g से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अगर मान लो कोई किसी का वजन 50 किलोग्राम, मास किसी का 50 किलोग्राम है, तो भार कितना होगा, 50 किलोग्राम गुणा 9.8
स्क्वायर, ये उसका क्या होगा, वेट होगा, वजन होगा। बट कई बार हम क्या है कि ऐसे ही बोल देते हैं कि उसका वजन 50 किलोग्राम है, लेकिन 50 किलोग्राम उसकी सैंती है। तो जो वेट के यूनिट होंगे वो क्या होंगे, वेट यूनिट। वेट के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, न्यूटन हो सकते हैं, वेरी गुड, और डाइन हो सकते हैं, या फिर किलोग्राम फोर्स हो सकते हैं, या फिर ग्राम फोर्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई अगर पूछता है बल, और कोई साइंस का टीचर पूछता है, तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, या तो आप न्यूटन में बताओगे, या आप डाइन में बताओगे, आप ग्राम फोर्स में बताओगे, किलोग्राम फोर्स में बताओगे। यानी कि अगर मान लो किसी बच्चे का वजन क्या है 50 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो क्या बोलेगा 50 किलोग्राम फोर्स, ये क्या है उसका वजन है। अगर वो ग्राम में बताना चाहे तो ग्राम में हमारे पास 50 किलोग्राम के आप क्या बना दोगे, ग्राम बना दोगे। अगर न्यूटन में बताना चाहे तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा इसको और इसको, किसको 50 को और 9.8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वजन किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि वजन कितना है 50 है 60 है, तो वो हम क्या बता रहे हैं, एक्चुअली वो हम उसकी सैंती बता रहे हैं, ना कि हम उसका वजन बता रहे हैं। दूसरी बात, वजन को हम किस तरह से मापते हैं, जो आप लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा घरों में होता है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है उससे हम क्या मापते हैं, उससे हम वेट मापा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही जो आए हुए हैं उसमें भी क्या मापते हैं, वेट मापते हैं। तो वेट हमारा किस पे निर्भर करता है, वैल्यू ऑफ जी पे निर्भर करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे निर्भर करता है। कुछ बातें यहाँ पे याद रखो कि जो जी है हमारा, जी कैन वेरी, जी हमारा बदल सकता है हाइट के साथ वेरी करता है, और डेप्थ के साथ वेरी करता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी वेरी करता है, धरती जो घूम रही है उसकी वजह से भी वेरी करता है। तो क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। तो मैक्सिमम आपका पोल्स पे होता है, ध्रुवों पे आपका मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पर, वो मध्य रेखा पर आपका क्या होता है, कम होता है। वो मध्य रेखा पर आपका जो जी है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और जो ध्रुव है वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जी आपका फिक्स नहीं होता, जी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, गहराई, ऊंचाई और धरती के घूमने की वजह से भी हमारे जो जी की वैल्यू है वो बदलती है। ऐसा ही हमारा किसके साथ होगा, फिर भार के साथ होगा, कि वहाँ भार भी हमारा बदलता रहेगा, जहाँ पे जी बदलेगा वहीं पे हमारा भार भी बदल जाएगा। देखो चंद्रमा पे जो मून पे जो वैल्यू है किसकी, जी एम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून, वो कितना है 1/6 ऑफ अर्थ। यानी कि अगर धरती पे कितना है आपका 9.8 है, तो चंद्रमा पे कितना है उसका 6वां हिस्सा है। तो अगर हम वहाँ पे किसी का मास पता करना, किसी का वेट पता करना चाहें, तो वेट एट मून क्या हो जाएगा, मास तो जितना है वो ही, और साथ में क्या हो जाएगा जी एम, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वजन है, भार है, वो किस पे निर्भर कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखो कि जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं, और जब लिफ्ट में नीचे आते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और अगर मान लो गलती से एकदम से लिफ्ट नीचे आती है तो हम अपने आप को फ्री फॉल यानी कि फ्लोटिंग कंडीशन में महसूस करते हैं, अपने आप को तैरता हुआ सा महसूस करेंगे हवा में, जैसे हमारे ऊपर कोई बल कार्य कर ही नहीं रहा। मान लो किसी बड़े सारे जो एकदम पुल आ जाता है, पुल के ऊपर से अगर आपकी गाड़ी एकदम से नीचे उतरती है तेज स्पीड में, तो भी आप लोगों को ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर थोड़ा वजन कम हो गया है। तो ये किसकी वजह से है, सारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है उसकी वजह से है। अब देखो पहले चैप्टर में जो मोशन वाला चैप्टर था उसमें हमारे पास इक्वेशन आई थी v = u + at, s = ut + ½ at² v² - u² = 2as। ये किसके लिए थी,
ये हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी, जब हम किसी सड़क पे हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं तब के लिए थी। लेकिन अगर मान लो किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं या किसी वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी। तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाइल कमिंग डाउन, नीचे जब कोई वस्तु आती है तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, s क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। एक्सेलरेशन की जगह g लिख दिया और हाइट की जगह क्या s, जो हमारी दूरी होती थी, लेकिन दूरी की बात नहीं होगी, अब जब ऊंचाई की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। अब अगर मान लो किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकने से क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकने में g हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि g का काम हमेशा ही नीचे की तरफ कार्य करना होता है। तो जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी, तो आपकी जो इक्वेशन है व्हाइल गोइंग अप, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा लेना है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हो, अगर आप धरती को मूल बिंदु मानते हो तो ऊपर जाने वाले को नेगेटिव मान सकते हो, नीचे आने वाले को पॉजिटिव मान सकते हो। तो ये इक्वेशन जो आप लोगों की हैं वो इस तरीके से हमारी बदल जाती हैं। तो हम इन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको न्यूमेरिकल को आता है तो आप लोगों को साइन भी याद रखना है और इनका रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये हमारा किसके बारे में था, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास, वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में था सारी बातें। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें रहेगा हमारा वो है तो थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है कि जो फोर्स अगर लॉन्गिट्यूडनली एक्ट कर रहा है किसी लाइन के अलोंग तो उसको क्या बोला करते हैं, थ्रस्ट बोला करते हैं। और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोला करते हैं, प्रेशर बोला करते हैं। और फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में, एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर किस में आ जाएगा, न्यूटन माइनस 2। बट इसको बताने वाले कौन थे, लुइस ब्लेज पास्कल थे। तो इस करके हम क्या है, पास्कल भी इसकी यूनिट ले लेते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। दाब, दबाव, उसको प्रेशर बोला करते हैं। थ्रस्ट क्या है, प्रणोद बोलते हैं उसको, कि किसी लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोला करते हैं, प्रणोद बोला करते हैं। तो प्रेशर हमारा किस किस बात पर निर्भर करता है, प्रेशर हमारा 2 बातों पर निर्भर कर रहा है। पहली बात तो हम बल कितना लगा रहे हैं, नंबर दूसरी बात कि हमारा वो क्षेत्रफल कितना है जिसके ऊपर हमारा बल कार्य कर रहा है। अगर कम क्षेत्रफल होगा तो हमारा जो दबाव है वो ज़्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो हमारा दबाव कम हो जाएगा। इस करके हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं भाई, जैसे हमारे जो चाकू हैं, खाना मतलब जो हम सब्जियां काटते हैं तो उसके किनारे जो हैं वो क्या हैं, तीखे होते हैं ताकि आसानी से सब्जी कट जाए। जो हम ड्राइंग बोर्ड में या इसमें हम नोटिस बोर्ड में पिन लगाते हैं, बॉल पिन, तो एक तरफ से तो वो नुकीली होती है, दूसरी तरफ से क्या होता है उसके ऊपर हमारी उसकी जो शेप होती है वो आप लोगों ने देखी है कि एक तरफ से वो, ताकि हम आसानी से जब उसके फोर्स लगाएं तो उंगली में भी दर्द ना हो और इतना फोर्स लगे कि वो आसानी से ड्राइंग बोर्ड के अंदर या नोटिस बोर्ड के अंदर चली जाए। एक चीज़ आप और देखते हो कि जो गाड़ियों के टायर हैं रेगिस्तान में जो चलती हैं मान लो, उनके क्या होते हैं, चौड़े होते हैं टायर। और जो टैंक्स वगैरह हैं उनकी भी जो बेल्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ताकि वो ज़मीन में ना धंसें।
दूसरा, आप लोग जो स्कूल बैग आप लोग लेके आते हो, स्कूल बैग्स की जो स्ट्रैप्स होती हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, जो तनियाँ जिससे आप उठाते हो, वो भी क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे कंधे पर वजन ज़्यादा, अगर ना प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, वजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो हमारे वो दर्द करने लग जाएंगे कंधे। इस करके क्या होती है, वो जो स्ट्रैप्स होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर होती हैं। तो जैसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है बट घोड़ा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में ज़्यादातर रेत होता है और रेत हमारा उतना हार्ड नहीं होता, तो जो घोड़े के पैर हैं वो पतले होते हैं। पतले होंगे तो वजन की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा चलना, क्योंकि पैर उसका दह जाएगा, फिर वो निकालेगा, फिर रखेगा तो दह जाएगा। लेकिन अगर आप उसके मुकाबले ऊंट के पैर देखते हो तो ऊंट के पैर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो आसानी से रेत में चल सकता है। तो प्रेशर हमारा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा बल पर भी निर्भर करता है, प्रेशर हमारा एरिया क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला, अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग क्या कोई क्वेश्चन आ सकता है, H रो और G, ये भी प्रेशर का फॉर्मूला होता है। H मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो हवा का हमारे पास एक आवरण है हमारे चारों तरफ, तो उस हवा का दबाव कितना है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला करते हैं। 180 m का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल। इसको आप एक बार भी कह सकते हो। तो ये हमारा क्या है, वायुमंडल जो हमारा है एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर हम लोगों पे कितना लग रहा है, वो है 1.01 × 10⁵ पास्कल। और इतना ही प्रेशर हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारी जो नसों में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड का भी प्रेशर हमारा काफ़ी सारा होता है। तो प्रेशर मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का। और प्रेशर डिफरेंस अगर आप लोगों को पता करना है, दो जगह के प्रेशर का बीच का जो अंतर है अगर वो पता करना हो तो हम क्या करते हैं, मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को हवा का दबाव पता करना हो तो क्या होता है, बैरोमीटर। और अगर दो जगह के प्रेशर का अंतर पता करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, जो गेज प्रेशर मापता है। भाई हम हवा भरवाने जाते हैं, तो हवा भरने के बाद फिर वो एक मशीन के साथ हमारे क्या टायर में हवा चेक करता है, तो वो कौन सी डिवाइस होती है, मैनोमीटर होती है, वो प्रेशर गेज। और जो डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर पता करता है वो भी क्या होता है, मैनोमीटर होता है। लेकिन अगर हम वैसे हवा के दबाव की बात करें, वो बैरोमीटर पता करता है। जब तेज तूफान आने वाला होता है तो प्रेशर में गिरावट आ जाती है, तो बैरोमीटर हम किसको, हवा का दबाव मापने के लिए बैरोमीटर है। और किन्हीं दो जगह अगर प्रेशर का अंतर आप लोगों को पता करना है तो वो किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है। तो प्रेशर से संबंधित हम काफ़ी सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, देखो प्रेशर कुकर वगैरह है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रेशर के काफ़ी जगह जो पिचकारी है उसमें भी प्रेशर का इस्तेमाल होता है। तो प्रेशर हाइड्रोलिक मशीन जो है आप लोगों की, वहाँ पे भी प्रेशर से संबंधित जो रिलेशन है उसका इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, देखो जब हम पानी में छलांग लगाते हैं तो एकदम से पानी हम लोगों को क्या है, ऊपर की ओर फेंकता है, तो उसको क्या बोला करते हैं, बायोंसी बोला करते हैं। कि जब हम किसी लिक्विड पर हम फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड हमारे वापस एक फोर्स लगाता है, इसको आप थ्रस्ट बोला करते हैं। तो वो बायोंसी से कैसे संबंधित है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या होगा कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक तौर पर किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक तौर पर किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट कार्य कर रहा होता है। अब वस्तु के तैरने के लिए क्या नियम है कि वस्तु जब वो अपने भार के समान पानी को विस्थापित करती है तभी वो तैर पाती है। ये क्या बोला करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड टोटली और फुली इन लिक्विड द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट विल बी इक्वल टू इट्स वेट। कि जब हम तैरते हैं तो हम उतना ही जब भी तैरेंगे, जब हम पानी पीछे की तरफ या आगे की तरफ धकेलते हैं तो ही हम पानी में
तैर पाते हैं। तो जो हम पानी धकेलते हैं अपने से दूर करते हैं वो कितना होता है, वो हमारे वजन के बराबर होता है। तो ये किसने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था किसका, आप इसको लॉ ऑफ बायोन्सी भी कह सकते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कह सकते हो कि तैरने का सिद्धांत क्या है। देखो शुरू में जब हम किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। मान लो कि किसी वस्तु का वजन ज़्यादा है, वो बल कम है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उसको अपने वजन के बराबर पानी को हटाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी में तैर सकता है, अदरवाइज वो तैर नहीं सकता, फिर वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अब हम बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी जिसको बोला करते हैं। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होता है मास बटा वॉल्यूम। एकांक सहती जो है हमारी, एकांक आयतन में जो सहती है उसको क्या बोला करते हैं, घनत्व बोला करते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो मास किस में मापेंगे हम, एम में, और वॉल्यूम क्या होगा, मास किस में हम मापेंगे, किलोग्राम या ग्राम में। किलोग्राम में मापते हैं, और ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या आ जाएगी, हमारी जो डेंसिटी है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी घनत्व की। मास की जो मास हम किलोग्राम में मापते हैं, और जो वॉल्यूम है हमारा किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। तो इसको क्या बोला करते हैं, घनत्व बोला करते हैं। फिर हमारे पास आती है एक रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी कि दो वस्तुएं हैं, अब जैसे कई बार आप लोग देखते हो कि पानी के अंदर अगर लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है, लेकिन अगर पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि पानी का घनत्व लकड़ी के घनत्व से ज़्यादा है, इस करके जो लकड़ी का टुकड़ा है पानी के ऊपर तैरता रहेगा, और परंतु जो लोहे का टुकड़ा है या पत्थर है या कांच है उसका क्या है, घनत्व पानी के मुकाबले ज़्यादा है। तो जो पानी अब थ्रस्ट लगाता है उससे उसका जो वजन नीचे की तरफ जो कार्य करता है वो हमारा क्या नहीं हो पाता, बैलेंस या संतुलित नहीं हो पाता, इस करके वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं RD से लिखूंगा यहाँ पे, वो क्या होगा, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको आप क्या कह सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब लकड़ी भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, कोई और भी हमारा वस्तु हो सकती है। और नीचे क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, कि हम नीचे हम क्या लेते हैं, पानी का घनत्व। अगर पानी का घनत्व और इनका जो दोनों का रेशो है अगर 1 आता है या 1 से ज़्यादा आता है तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, एक अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो डूब जाएगी, अगर 1 से कम आएगा तो वस्तु हमारी क्या रहेगी, तैरती रहेगी। तो ये हमारा है डेंसिटी ऑफ, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोला करते हैं। कि रिलेटिव डेंसिटी हमसे मतलब क्या है कि किसी वस्तु का घनत्व की तुलना अगर हम पानी के घनत्व से करते हैं तो उसको क्या बोला करते हैं, सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष या सापेक्षिक घनत्व बोला करते हैं, जो हमें किसी वस्तु के तैरने की जो अवस्था है या तैरने की जो स्थिति है उसके बारे में बता सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। कल वाली क्लास में हम लोग जो है इसके ऊपर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करेंगे।